तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में। और इस लेक्चर के अंदर हम मोनोसेक्राइड के मोस्ट ऑफ द चीज़ों को कवर करने वाले हैं, जैसे कि स्टीरियो आइसोमर हो गया, एपिमेरिज्म हो गया, डी एंड एल फॉर्म हो गया, एनिंशोमर्स क्या होते हैं, पायरोनोज एंड फिरोनोज स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था, सो आई होप आपने वो पुरानी वीडियो ज़रूर देख ली होगी। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं मोनोसेक्राइड को। ठीक है, अगर हम मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो मोनोसेक्राइड्स को मैंने आपको कल थोड़ा सा डिफाइन किया था कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो सिंपलेस्ट शुगर होते हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स क्या होंगे आपको याद रखना है कि मोनोसेक्राइड्स आर नथिंग बट द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ शुगर, या बोल सकते हैं कि ये एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि टेस्ट में अगर हम बात करें तो ये स्वीट होते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि ये बेसिकली क्या होंगे, स्वीट इन टेस्ट में ये मीठे होते हैं और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया था। सो आई होप आपको इतनी चीजें याद होंगी। ठीक है, उसके अलावा अगर हम मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CnH2ON होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये बेसिकली आपके हाइड्रेट्स, ये क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। और इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसको हम फर्दर और ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इनको हम और ज़्यादा फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। अब क्या है, जो मोनोसेक्राइड्स है उसको हमने अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया था। और ये बेसिकली इसका डिवीजन कैसे किया था हमने, पहली चीज तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हमने किया था। फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो फंक्शनल ग्रुप में एक हो सकता है एल्डिहाइड और दूसरा हो सकता है कीटोन। अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप के बेसिस पे बात करें, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे मोनोसेक्राइड्स है जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, तब तो उसको हम बोलेंगे एल्डोज। उसको क्या बोलेंगे, एल्डोज शुगर। अब इसको एल्डोज शुगर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तब ऐसे शुगर को बोलेंगे कीटोस शुगर। उसको क्या नाम देंगे, कीटोस शुगर। उसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, इस तरीके से कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और इसका हमने फर्दर एग्जांपल भी डिस्कस कर लिया था, वो अभी भी आगे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो एल्डोस शुगर का मतलब क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। कीटोस शुगर की बात करें तो यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसेक्राइड्स है उसको फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रायोज शुगर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ट्रायोज शुगर बोलेंगे। अगर वही 4 हो जाए तो क्या होगा, टेट्रोज हो जाएगा। इस तरीके से क्या है, नंबर ऑफ कार्बन्स और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे मोनोसेक्राइड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है और ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सो आई होप आपको वो लेक्चर याद होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो मुझे याद करवा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एल्डोज शुगर की अगर हम बात करें तो याद बताइए क्या होगा, इसका होगा ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड हो जाएगा एग्जाम्पल, ये याद रखना है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लिसरल्डिहाइड। और कीटोन की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये चीज आपको इसके एग्जाम्पल्स के बारे में याद रखना है। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जिसमें एक ये ग्लिसरल्डिहाइड हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब ये फर्दर चेंज होता चला जाएगा, इसके टेबल मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो एल्डोज का एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होगा, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसको हम एल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड का मतलब होगा CHO ग्रुप, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, CHO। ठीक है, और यहाँ पर एक कोई भी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। आपको मैंने इसका लास्ट लेक्चर में बेसिकली डायग्राम बनाना सिखाया था, एक बार और देख लेते हैं सो दैट कि हमें सारी चीजें रिकॉल हो जाएं और इसको अच्छे से याद कर पाए। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे हमें बार बार स्ट्रक्चर्स बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो हमें एक बार स्ट्रक्चर अच्छे से सीख लेते हैं जिससे कि हमें बार बार दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
अगर एल्डोज की बात करें, जब भी हम एल्डोज शुगर का डायग्राम बनाए तो ध्यान, ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि एल्डोज शुगर के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड होगा, ठीक है। तो जब भी हम इसका डायग्राम बनाए तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बना देंगे विच इज CHO। और ध्यान रखना है कि एल्डोज शुगर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी वो फर्स्ट कार्बन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन कीटोज शुगर के लिए क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। सो जब भी हम एल्डोज शुगर बनाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका फंक्शनल ग्रुप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, तो CHO हमने बना लिया। तो सबसे पहले अगर मैं ग्लिसरल्डिहाइड का डायग्राम बनाऊं तो ये क्या है, 3 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लिसरल्डिहाइड क्या है कि ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, C3 कंपाउंड है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला भी हमने पढ़ी रखा है कि CnH2ON होता है। तो इसके बेसिस पे अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होगा, C3H6O3 हो जाएगा। तो बेसिकली हमें ये बनाना है। तो यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड है, तो फर्स्ट कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो बचा है, बाद बाकी क्या बचा है हमारे पास, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को हम ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले सेकंड कार्बन बना लेंगे और लास्ट वाला जो कार्बन बनाएंगे, जब भी हम एल्डोज शुगर का डायग्राम बनाए, चाहे वो ये आपका ग्लिसरल्डिहाइड हो जाए या ग्लूकोज हो जाए, हमेशा फर्स्ट ग्रुप फंक्शनल बनाना है, दैट इज CHO। और लास्ट वाला कार्बन होगा, जो भी कंपाउंड हम बना रहे हैं उसका जो लास्ट कार्बन होगा वहां पर आपको CH2O लिख देना है, CH2OH लिखना है। ये 2 चीजें आपको इसको याद रखनी है कि सबसे पहले CHO लिखना है और सबसे लास्ट वाले कार्बन में CH2OH लगाना है, ठीक है। बाद बाकी जो भी कार्बन बचेंगे वहां पर OH और H से इसको सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दो कि यहां पर अब क्या बचेगा, एक OH ग्रुप लगा देना है और एक H ग्रुप लगा देना है। तो ये जो डायग्राम हमारा बन के आया है इसको हम बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। सो ये याद रखना है। तो कैसे हमने बनाया, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप बनाओ, फिर लास्ट वाले कार्बन में CH2OH लगा दो और बीच में जितने भी कार्बन है उस पे H और OH से बैलेंस कर दो, तो ये बनके हमारा आ जाता है, इसको बोल देंगे ग्लिसरल्डिहाइड। तो आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक बार ग्लूकोज और बना के देख लेते हैं। ग्लूकोज अगर हम बनाएंगे, अगेन क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप बनाना है। फर्स्ट कार्बन हमेशा फंक्शनल ग्रुप वाला होगा, तो सबसे पहले CHO बना लेंगे और लास्ट में इसमें क्या है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। तो 6 कार्बन का कंपाउंड है तो कैसे बनाएंगे, 6 कार्बन चाहिए, तो एक तो ऑलरेडी बन चुका है, फिर ये दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन, फिर ये चौथा कार्बन, फिर ये 5वां कार्बन और ये 6th कार्बन। और जो लास्ट वाला कार्बन होगा उस पर हमेशा क्या जोड़ना है आपको, CH2OH, यानी फर्स्ट कार्बन में CHO और लास्ट वाले कार्बन में CH2OH जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको बैलेंस कर देंगे OH और H से। तो यहां पर क्या होगा, ये OH आ जाएगा इधर की साइड H आ जाएगा। यहां पर याद रखना है कि जो थर्ड वाला कार्बन होता है, थर्ड वाले कार्बन में OH इधर होगा, उसके बाद H इधर होगा। बाकी जितने भी कार्बन है उसमें ये जो OH है आपका इधर राइट साइड हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो डायग्राम हमारा बन के आया है, ये डायग्राम किसका बन के आया है, ग्लूकोज का बन के आया है। ये डायग्राम आपका ग्लूकोज का हो गया। तो आई होप आपको ये डायग्राम बनाना अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो जब भी हम एल्डोज शुगर बनाएं तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होगा और उसको हमेशा हम फर्स्ट कार्बन की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा, फर्स्ट कार्बन की तरफ होगा, यानी फंक्शनल ग्रुप हमेशा फर्स्ट कार्बन पे होगा, चाहे वो कोई सा भी हम क्यों ना बनाए, चाहे ट्रायोज बनाए, टेट्रोज बनाए, हेक्सोज बनाए, हेप्टोज बनाए, हमेशा फर्स्ट जो कार्बन होगा वो आपका एल्डिहाइड ग्रुप ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है एल्डोज शुगर के बारे में, ठीक है। सो पहला क्या हो जाएगा, एल्डोज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, आपका कीटोज हो जाएगा, ठीक है। अब कीटोज में क्या होता है कि यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो बेसिकली कौन सा होगा, आपका कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, कीटोन होगा। और कीटोन को हम बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर जो 2 वैलेंसी है उसको हम एल्काइल ग्रुप से फिल कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से बेसिकली ये जो डायग्राम है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका कीटोज का, बेसिकली कीटोज शुगर के अंदर ये वाला जो कीटोन ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो गया, उसके बाद फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका भी डायग्राम बना ही लेते हैं सो दैट कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जब भी हम ध्यान रखना है कि जब भी हम कीटोज ग्रुप के लिए बनाए या कीटोज शुगर के लिए डायग्राम बनाए, सो ये बात आपको याद रखना है, कीटोज के केस में जो सेकंड कार्बन होगा वो फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं।
फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या होगा, ये कीटोज होगा, ये हमेशा सेकंड कार्बन की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर क्या हम लगा सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे मान लेते हैं अगर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करें तो ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ये भी क्या है आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, ये चीज आपको याद रखना है। सो सबसे ऊपर वाला कैसे लिख देंगे, CH2OH, ठीक है, और नीचे वाला भी कैसे लिख देंगे, CH2OH। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो सेकंड कार्बन है, जो ये सेकंड कार्बन होगा, यहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये जो डायग्राम आपका बन के आया है इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब अगर मुझे फ्रक्टोज का डायग्राम बनाना हो तो फ्रक्टोज का कैसे बनाएंगे, सेम चीजें बिल्कुल एज इट इज ही बनानी है आपको, ज्यादा डिफरेंस नहीं करना है। सिंपल सा इसमें क्या फर्क पड़ेगा कि सेकंड वाला जो कार्बन है, जो सेकंड वाला कार्बन है उसके अंदर आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगाना होगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, फ्रक्टोज का भी डायग्राम बना लेते हैं सो दैट कि आप इसको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। सो अगेन हम क्या करेंगे कि जब भी हम फ्रक्टोज का डायग्राम बनाएंगे, मैं इसको यहां बना देता हूं, तो सेकंड वाला ग्रुप हमेशा क्या है, सबसे पहले सेकंड वाले ग्रुप में आप लगा दो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये मैंने लगा दिया फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या है, बाकी जितने भी अब जो कार्बन है वहां पे हमें क्या करना है, CH2O से बैलेंस करना है। तो फर्स्ट वाला कार्बन कितना होगा, CH2OH हो गया, ठीक है, ये सेकंड हो गया। अभी जो थर्ड वाला कार्बन होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये हो गया सिक्स्थ में भी आपको क्या करना है, CH2OH लगाना है। इसमें क्या करना है, CH2OH लगाना है। अब यहाँ पर जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन ग्लूकोज के जैसा ही होता है, यानी यहाँ पर जो OH होगा वो इस साइड होगा और H इधर होगा, और बाद बाकी जितने भी बचे हुए हैं सब में OH को आप राइट साइड लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आपका बन के आ रहा है, ये जो डायग्राम बन के आया है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज बोलेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया। सो आई होप आपको ये डायग्राम बनाना सीख गए होंगे, डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर एल्डोज शुगर हो चाहे कीटोज शुगर हो, कल जो लास्ट लेक्चर था वहां पे मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या है, बहुत सारे OH ग्रुप लगाने होते हैं। तो इस तरीके से हम इसका OH ग्रुप लगा के इसको बना लेंगे, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड कर सकते हैं, ट्रायोज शुगर में, टेट्रोज शुगर में, पेंटोज शुगर में, हेक्सोज शुगर में, हेप्टोज शुगर में। तो ये लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। और ये पूरा का पूरा जो टेबल है, ट्रायोज के एग्जाम्पल की बात करें तो एल्डोज शुगर का हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड, कीटोज का होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, टेट्रोज की बात करें तो इरिथ्रोज और इथ्रियोलोज हो जाएगा, पेंटोज की बात करें तो राइबोज राइबुलोज हो जाएगा, हेक्सोज की बात करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो जाएगा, और हेप्टोज की बात करें तो ग्लूकोहेप्टोज या सूडोहेप्टोज हो जाएगा। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई, एक बार जस्ट बेसिक रिवीजन हो गया मोनोसेकेराइड के डेफिनेशन के बारे में। आज का जो लेक्चर है वो हमें अब इसके बाद से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब इसके बाद से हमें क्या समझना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझना है, ठीक है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर हमें एक स्पेशल कैरेक्टर या स्पेशल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जिसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट किसी एक कार्बन के अराउंड उनका जो स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग होता है। यानी फॉर्मूला सेम होगा लेकिन जो उनका स्पेटियल अरेंजमेंट है, जैसे OH का जो अरेंजमेंट होगा, OH का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल जाएगा, किसी में राइट हैंड साइड हो जाएगा, किसी में लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। ऐसे को क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसका, ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जांपल ले लेता हूँ। किसका ले लेता हूँ, ग्लिसरल्डिहाइड का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे, और ग्लिसरल्डिहाइड के एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड का डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है तो सबसे पहले हमें बनाना होगा फंक्शनल ग्रुप, दैट इज CHO। उसके बाद क्या होगा, जो हम सबसे सेकंड कार्बन बनाएंगे और उसके बाद इसमें लास्ट कार्बन बनाएंगे, उसके अंदर इस तरीके से CH2OH लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से CH2OH लिखेंगे और यहाँ पर ये OH आ जाएगा और इधर ये H आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, और दूसरा अगर हम इसी का डायग्राम बनाएं
तो दूसरा डायग्राम क्या हो सकता है, CHO, उसके बाद अगेन ये C, उसके बाद ये CH2OH लिख दिया, और यहाँ पर OH की पोजीशन को बदल दिया हमने, इसमें OH इधर कर दिया और H इधर कर दिया, ठीक है, OH इधर आ गया और H इधर आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये दोनों डायग्राम आपको ध्यान रखना है। तो ये दो डायग्राम है मेरे पास, ठीक है। अब इन दोनों डायग्राम में फर्क क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है, अगर दोनों का मैं फॉर्मूला लिखूं, दोनों का यहाँ पे जो ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, C3H6O3। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट क्या है यहाँ पर जो स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन है, ये ध्यान रखना है, जो स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अलग है। कैसे अलग है कि यहाँ पर ये जो कार्बन आप देख रहे हो, ये वाला जो कार्बन देख रहे हो, यहाँ पर जो OH है, ये जो OH है ये आपका क्या है, राइट साइड है, ये कैसा है, आपके राइट हैंड साइड पे है। लेकिन इस वाले कार्बन के अंदर देखो अगेन जो OH की पोजीशन है वो बदल गई है। अब ये राइट से किस में हो गया है, लेफ्ट में हो गया है। राइट से किस में हो गया है, ये यहाँ पर ये राइट से इसकी पोजीशन बदल के अब ये आ चुकी है किसके अंदर, लेफ्ट के अंदर, ठीक है। ये आ गई आपकी लेफ्ट पोजीशन, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्टीरियो आइसोमर बेसिकली या स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम कब देखते हैं, जब कंपाउंड का फॉर्मूला सेम हो बट उसका जो स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, तब उसको हम स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें देखो OH राइट साइड है, इसमें OH लेफ्ट साइड है, ऑल्दो इनका फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पर OH का जो स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन है या OH का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल गया है, एक जगह राइट था एक जगह लेफ्ट था, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर OH राइट हैंड साइड होता है, अगर OH राइट हैंड साइड होगा तब उसको हम बोलते हैं डी फॉर्म। उसको क्या बोलेंगे, डी फॉर्म बोलेंगे, ये चीज याद रखना है। अगर OH राइट हैंड साइड है तब उसको बोलते हैं डी फॉर्म, और अगर OH लेफ्ट साइड है तब इसको हम बोलते हैं एल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर ये डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल का मतलब लीवो रोटेटरी नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये जस्ट फॉर्म है, यानी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर जो OH की कॉन्फ़िगरेशन है वो राइट हैंड साइड में है, और एल फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर जो OH की कॉन्फ़िगरेशन है वो किधर की साइड है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसी के बेसिस पे ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं जब हम और बाकी ग्लूकोज का डायग्राम बनाएंगे, तब वहां पर इसको राइट और लेफ्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको एज अ रेफरेंस की तरह यूज करके डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। तो डी फॉर्म का मतलब क्या है कि जब आपका OH ग्रुप कहां प्रेजेंट हो, राइट हैंड साइड में प्रेजेंट हो, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड, यहां पर राइट साइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर एल फॉर्म की बात करें तो एल फॉर्म में क्या होगा, यहां पे OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। सो ये दो बातें जो आपको अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे चीजें समझेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको स्टीरियो आइसोमर की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। सो स्टीरियो आइसोमर क्या है कि ये जब सपोज करो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो बट उनका जो स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेटियल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि किसी भी कंपाउंड का या किसी भी ग्रुप का जो पोजीशन है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर वो अलग है, वो डिफरेंट है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे, और इस फिनोमिना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। और ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है मोनोसैकेराइड्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, यानी मोनोसैकेराइड्स के अंदर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आसानी से देख सकते हैं। तो ये चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये चीज आपको याद रखना है। यहाँ पर जो OH है वो राइट हैंड साइड है और यहाँ पे जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है, कोई सजेशन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसको मैं क्या है धीरे धीरे बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए,
क्योंकि एक बार जब हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाता है फिर सारी चीज़ें समझ पाना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो चलिए फिर अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर सपोज करो कि कोई कार्बन है, ठीक है, कोई कार्बन है और वो एसिमेट्रिक है। अब एसिमेट्रिक कार्बन का क्या मतलब होता है उसको पहले समझते हैं, फिर आगे की चीज समझेंगे। आपको पता है कि जो कार्बन है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। यानी कि कार्बन को अपना ऑक्टेट सेटिस्फाइड करने के लिए 4 और बॉन्ड बनाने होते हैं, ठीक है। अगर ये चारों ये जो बॉन्ड बनाएगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, ये जो चारों बॉन्ड्स है वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल कि एक जगह आर हो गया, एक जगह सपोज करो ओ एच हो गया, एक जगह कुछ एच मान लेते हैं और एक जगह कुछ अलग ग्रुप मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे R1 मान लेते हैं, यहाँ पे R2 मान लेते हैं। ये सारे क्या है? अलग अलग हैं। अगर कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं वो अलग अलग है तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक। इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कायरल कार्बन भी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो क्या होता है एसिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन? तो इसमें हमें सिर्फ ये चीज याद रखना है कि ये जो कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन, ये आपका कायरल कार्बन है। इसका मतलब क्या है? इसकी जो चारों वैलेंसीज हैं, ये जो चारों वैलेंसीज हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऑल वैलेंसीज आर डिफरेंट। अगर ऑल वैलेंसीज डिफरेंट होगी, अगर ऑल वैलेंसीज आर डिफरेंट, ऑल वैलेंसी ऑफ कार्बन इज डिफरेंट, अगर सारी वैलेंसी डिफरेंट होती हैं, अगर सारी वैलेंसी डिफरेंट होगी तब ऐसे कार्बन को हम क्या नाम देते हैं? ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन या इसी को कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। जो कायरल कार्बन होता है, यानी जिन कार्बन्स की बेसिकली जो वैलेंसी अलग अलग होती है, वो बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करता है। और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो जो कायरल कार्बन है वो बेसिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करता है, ठीक है, शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये क्या करेगा? ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी शो करता है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं शोज ऑप्टिकल एक्टिविटीज। तो ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि अभी इसको हम यूज करने वाले हैं। तो अभी हमने क्या समझा? एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में समझा। तो एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग होती हैं, उनको हम एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन बोलेंगे। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स यूज होने वाली हैं ये चीजें, ठीक है। इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब क्या है? एसिमेट्रिक कार्बन के बेसिस पे हम बेसिकली आइसोमर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ या ऑन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम के बेसिस पे, एसिमेट्रिक कार्बन एटम के बेसिस पे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स को डिफाइन कर सकते हैं। और ये कैसे डिफाइन करेंगे इसको यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं और फिर इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है, जहां पर n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, या इसको हम बोल सकते हैं कि टोटल कायरल कार्बन कितने हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, उसको बताने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब ये 2 की पावर n से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल कितने आइसोमर होंगे उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड क्योंकि सबसे आसान सा टॉपिक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड्स की बात करें तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के केस में कितने हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन होता है उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला बनाए तो क्या होगा? CHO, उसके बाद ये क्या हो जाएगा? कार्बन, इधर की साइड OH, इधर की साइड H और लास्ट में क्या हो जाएगा? CH2OH। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अंदर पहले चेक करते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन कितना है। तो सबसे पहले इस कार्बन को देखते हैं, क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक है?
क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बेसिस पर हम यहाँ पर समझ पाएंगे कि यहाँ पर कितने बेसिकली आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कितने एसिमेट्रिक कार्बन है, उसके बेसिस पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इधर देखो, तो ये जो कार्बन है हमारा, ये वाला, ये जो सेंटर वाला कार्बन है, ये वाला, इसकी वैलेंसीज देखो, एक साइड आपको OH दिख रहा है, एक साइड आपको CH2OH दिख रहा है, एक वैलेंसी H हो गया और चौथी वैलेंसी क्या हो गया, खुद से फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, N की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। सो अगर N की वैल्यू 1 रख दें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइसोमर होगा, जो नंबर ऑफ आइसोमर होगा वो कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 1 विच इज 2, यानी यहाँ पर कितने आइसोमर्स होंगे, 2 आइसोमर्स होंगे, और ये 2 आइसोमर्स क्या हो जाएगा, D और L फॉर्म हो जाएगा, इसका D फॉर्म और इसका L फॉर्म। तो ये इसका स्टीरियो आइसोमर्स हो गया। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज के अंदर कितने एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, पहले उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ ग्लूकोज का। तो सबसे पहले ग्लूकोज का डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप बनाना है। फंक्शनल ग्रुप के बाद क्या करेंगे, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, फिर पांचवा, फिर छठा। छठे के लिए CH2OH लगा देंगे और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, OH, और इधर की साइड आ जाएगा H, इधर इसमें इधर OH आएगा थर्ड कार्बन में, और उसके बाद इधर H, और फिर ये OH, फिर H, फिर OH और ये H। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके अंदर चेक करते हैं कि कितने एसिमेट्रिक कार्बन हैं, ठीक है। क्या ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है, नहीं। इसको देखो, ये कार्बन क्या एसिमेट्रिक है, तो इसके लिए वैलेंसी एक ये हो गई, एक ये वैलेंसी, एक ये वैलेंसी, एक ये वैलेंसी, और ये पूरा का पूरा एज अ चौथी वैलेंसी वर्क करेगा। तो एक एसिमेट्रिक कार्बन तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अलावा इसको चेक करो, इसकी भी चारों वैलेंसी अलग है, तो ये दूसरा एसिमेट्रिक कार्बन हो गया। तीसरा इसको चेक करो, ये भी तीसरा एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, और चौथा आपका ये हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे टोटल कितने एसिमेट्रिक कार्बन है, तो टोटल यहाँ पर जो N की वैल्यू हो जाएगी ग्लूकोज के केस में, वो हो जाएगी 4। तो अगर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालने की कोशिश करें, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर निकालूं टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो कितने आ जाएंगे, 2 की पावर आप क्या लिखेंगे, 4। तो 2 की पावर 4 कितना हो जाता है, तो ये आ जाएगा 16। तो ग्लूकोज के टोटल कितने आइसोमर्स हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर मुझे किसी भी यहाँ पर मोनोसेक्राइड्स के बारे में बात करें, उसका आइसोमर कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि उसके अंदर चेक करूंगा कि टोटल कितने यहाँ पर क्या है, हमारे एक कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है। टोटल एक कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन के बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स क्लियरली, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई भी डाउट बन रहा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम मैक्सिमम चीज़ों को बहुत आसानी से सब्र के साथ कवर कर सके, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, इससे हम बहुत ईजिली, बहुत ही ज़्यादा ईजी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस द इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें एसिमेट्रिक कार्बन पता चले, ठीक है। और एसिमेट्रिक कार्बन के लिए हमें डायग्राम का पता होना जरूरी है, और डायग्राम बनाना हमने सीख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो येलो वाले कार्बन है, ये एसिमेट्रिक रिप्रेजेंट करेंगे, सेम एज यहाँ पर ये जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन होगा, इसलिए N की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम बात करते हैं ग्लिसरल्डिहाइड एज अ रेफरेंस। जनरली क्या है कि जो ग्लिसरल्डिहाइड है सबसे सिंपलेस्ट ट्रायोज शुगर है मेरे पास, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, आपका सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है। और ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है, और इसके अंदर क्या है, आप देखोगे कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है। अभी हमने डायग्राम की मदद से इसको समझ भी लिया था कि ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आइसोमर्स बनेंगे वो 2 बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर हमने यहाँ पर 2 की पावर 1 कर दी थी, तो ये कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो 2 यहाँ पर आइसोमर्स बनता है, ये चीज आपको याद रखना है। सो जनरली क्या है कि यहाँ पर आपको 2 स्टीरियो आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, और इसको हम एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे। यानी कि इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लूकोज का जब डायग्राम हम बनाएंगे, तब वहां पर D और L फॉर्म को चूज करेंगे, ठीक है। कैसे चूज करेंगे, तो उसको भी एक बार बना के मैं बता देता हूं। तो
तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बनाया ही था कि जब भी हम ग्लिसरल्डिहाइड का फॉर्मूला बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, फंक्शनल ग्रुप विच इज CHO। ये पहले के लिए हो गया, क्योंकि दो यहाँ पर आपको स्टीरियो आइसोमर्स देखने को मिलेंगे, तो दोनों में सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप लगा लेंगे। फंक्शनल ग्रुप लगाने के बाद क्या है, जो सेकंड लास्ट कार्बन है यहाँ पर, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है, और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला कार्बन है, लास्ट वाले कार्बन में आपको CH2OH लगाना है। सेम एज यहाँ पर सेकंड लास्ट कार्बन, और ये फिर क्या होगा, लास्ट कार्बन में CH2OH लगा देना है। ठीक है, अब डायग्राम में ध्यान दो, फर्क क्या दिख रहा है आपको वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर OH इधर लगाया मैंने और H इधर लगाया, लेकिन जो सेकंड डायग्राम है उसमें मैंने OH इधर लगा दिया और H इधर लगा दिया। ठीक है, सो अब इससे क्या हो गया, पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। यहाँ पर जो OH है उसकी कन्फिगरेशन बदल गई। ठीक है, अब क्योंकि इसकी कन्फिगरेशन बदल गई है, यहाँ पर इस कार्बन की आप देख रहे हो इसकी कन्फिगरेशन ही बदल गई है। क्यों बदल गई है, क्योंकि यहाँ पर OH एक इधर की साइड है और यहाँ पर OH इधर की साइड है। ठीक है, सो कन्फिगरेशन कैसे बदल गई है, एक में आप यहाँ पर ध्यान दो कि एक डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि जो OH है, यहाँ पर ये जो OH है, ये वाला जो OH है वो किधर की साइड है, ये आपका राइट साइड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो OH है ये आपका लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये आपका क्या है, लेफ्ट साइड में। अगर OH राइट साइड पर होता है तब इस फॉर्म को हम बोल देंगे डी फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, डी फॉर्म, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे, डी ग्लिसरल्डिहाइड, क्योंकि यहां पर जो OH है वो आपका राइट हैंड साइड है और ये डी फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर जो OH है वो लेफ्ट साइड है, इसलिए इसको क्या नाम देंगे, ये हो जाएगा इसका एल फॉर्म, और इसकी वजह से इसका जो नाम बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल ग्लिसरल्डिहाइड। ये हो जाएगा एल ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, सो आई होप आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि हम डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, अगर एल ग्लिसरल्डिहाइड बोले तो यहाँ पर OH क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, और इसी डायग्राम को हम एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज करने वाले हैं यहाँ पे, यानी इसी डायग्राम की मदद से अब जो आने वाले जो ग्लूकोज के जो डायग्राम्स होंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, इसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करेंगे, एज अ रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट की तरह यूज करेंगे। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है वो नंबर ऑफ ए कायरल कार्बन, या फिर नंबर ऑफ जो कायरल कार्बन होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, उनको याद रखना है। तो इसके अंदर जो एसिमेट्रिक कार्बन होगा, इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन यानी n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और वो ये वाली होगी, इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें इन चीजों को याद रखना होता है। आइसोमर निकालने के लिए हमें जब भी हम कोई डायग्राम बनाए तो उसमें एक चीज जरूर याद रख लें कि उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन कितने होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं डी और एल आइसोमर्स के बारे में। तो डी और एल आइसोमर मैंने आपको अभी बता ही दिया कि जो डी और एल आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। तो ऐसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उनको हम एनेंशियोमर्स भी बोलते हैं, जिसको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो डी और एल आइसोमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के एनेंशियोमर होते हैं। और यहाँ पे जो स्पेटियल ओरिएंटेशन होता है, स्पेटियल ओरिएंटेशन OH और H का, वो क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कार्बन एटम के अराउंड डिफरेंस शो करता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम ग्लिसरल्डिहाइड को एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं, और रेफरेंस की तरह जब यूज करेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्लूकोज का डायग्राम बनाएंगे तो ग्लूकोज में जब डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज जब हम बताते हैं तो ग्लूकोज के केस में फिफ्थ कार्बन को हम एज अ रेफरेंस या फिफ्थ कार्बन को एज अ रेफरेंस के तौर पे देखते हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो कैसे होता है उसको भी एक बार डायग्राम बना के बता ही देता हूं मैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, जब अभी हमने डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज को डायग्राम बनाया था, जैसे अभी डायरेक्टली मैं बना देता हूँ, CH2OH, यहाँ पर COH और ये H, और यहाँ पे CH2OH। तो ये तो हो गया आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड, ये हो गया आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड। सेम एज अगर इसका मैं बनाऊं CHO, CHOH, CH2OH। ठीक है, तो इसको क्या नाम देंगे, इसको देंगे एल ग्लिसरल्डिहाइड। अब हम इसको एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज करने का मतलब क्या है
कि हम इस वाले कार्बन की पोजीशन को चेक कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले कार्बन की पोजीशन को चेक कर रहे हैं, और ये वाला कार्बन क्या है, सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट कार्बन की पोजीशन को चेक कर रहे हैं डी और एल फॉर्म बताने के लिए। तो जब हम ग्लूकोज का डायग्राम बनाएंगे और ग्लूकोज में और डी और एल हमें बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे, तो अभी डायग्राम मैंने ग्लूकोज का बताया ही था। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फंक्शनल ग्रुप बनाना है, तो ये बना लिया हमने। उसके बाद हमें क्या बनाना है, बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द कार्बन है उसको बनाएंगे। तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा कार्बन के लिए हम क्या बना देंगे, CH2OH लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर OH की पोजीशन बनाएंगे, OH यहाँ पर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। थर्ड वाला कार्बन हमें चेक करना होता है, थर्ड कार्बन में यहाँ पर OH इधर होता है और इधर H होगा, बाकी जो OH है, ये जो OH है बाकी इधर की साइड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक तो फॉर्म ये हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरे के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले CHO बनाएंगे, ठीक है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द कार्बन हम उसको लिख लेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, और सिक्स्थ वाले कार्बन में CH2OH लगा देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि पोजीशन चेंज करनी है। तो पोजीशन कैसे चेंज हो जाएगी, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो OH इसमें जैसे ही इसका डायग्राम है जस्ट का अपोजिट बना दो। तो इसका मिरर इमेज बनाना है, तो अगर मिरर बनाएंगे तो जो चीज सबसे मिरर के पास होती है वो सबसे पहले बनती है। तो OH इसमें इधर आ जाएगा और ये जो H है वो इधर चला जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले H बन जाएगा। इसका मिरर अगर हम बनाएं, यहाँ पे ये मान लो अगर ये मिरर है हमारा, ये मिरर, तो डायग्राम क्या होगा, मिरर के सामने जो ये वाला पार्ट होगा सबसे पहले सामने आएगा मिरर के, तो H इधर आ जाएगा, OH इधर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वाला जो OH है वो इधर आ जाएगा और ये वाला H इधर चला जाएगा। सेम एज यहाँ पर ये OH आ जाएगा और ये H इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसका एक दूसरा फॉर्म बन गया। अब यहाँ पर जो हमें चेक करना होता है कि डी ग्लूकोज कौन सा है, एल ग्लूकोज कौन सा है, तो ध्यान रखना है कि इस केस में जब हम डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बना रहे थे तो हमने सेकंड लास्ट कार्बन को चेक किया था। तो अगर हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेकंड लास्ट कार्बन को चेक करेंगे, तो यहाँ पे जो सेकंड लास्ट कार्बन है वो हमारा कौन सा है, फिफ्थ कार्बन है, पांचवा वाला कार्बन है। तो ये फिफ्थ वाले कार्बन में जो OH है वो किधर की साइड है, ये OH आपका राइट साइड है, ये आपका राइट साइड है। सेम एज अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये जो फिफ्थ कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर ये जो OH है ये कैसा है, आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो इस बेसिस पे इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा डी ग्लूकोज, ये हो जाएगा डी ग्लूकोज। और यहाँ पे ये लेफ्ट साइड है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल ग्लूकोज, इसको क्या बोलेंगे, एल ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है। एक हो जाएगा आपका डी ग्लूकोज और दूसरा क्या हो जाता है आपका एल ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। तो ध्यान रखना है, ग्लूकोज के केस में हम पांचवें कार्बन को चेक करते हैं, पांचवें कार्बन की पोजीशन, या बोल सकते हैं सेकंड लास्ट की पोजीशन चेक करते हैं। तो ये जो फिफ्थ वाला कार्बन है उसकी पोजीशन हमने चेक की और यहाँ पर हमें पता चला इधर की साइड राइट साइड है तो इसलिए इसको डी ग्लूकोज बोलेंगे, और ये लेफ्ट साइड है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एल ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है। सो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर डी और एल ग्लूकोज के लिए चेक करना है तो हम कौन से कार्बन को चेक करेंगे। सो याद रखना है, ग्लूकोज के केस में फिफ्थ वाले कार्बन को हमें चेक करना होता है। इसके बेसिस पे हम डी और एल ग्लूकोज को बता सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एक भी ऐसा कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट बन रहा है, कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आप चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि डी और एल आइसोमर्स कैसे होते हैं, इसकी चीज आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखना है, ये बेसिकली फैक्चुअल पॉइंट है। फैक्चुअल पॉइंट क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरली ह्यूमंस के अंदर या नेचर के अंदर, अगर हम नेचर के अंदर बात करें तो नेचर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ये याद रखना है, फैक्चुअल पॉइंट है ये, और ये हमें बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक है। सो नेचर के अंदर जितने भी मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो मोस्टली हमें डी कन्फिगरेशन में मिलते हैं, यानी चाहे कोई सा ही मोनोसेकेराइड क्यों ना हो, मैक्सिमम अमाउंट में जो मोनोसेकेराइड होगा वो डी फॉर्म में होगा, जैसे डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, इस तरीके से डी फॉर्म में होंगे, ठीक है। एल फॉर्म ज्यादा नहीं होता, डी फॉर्म में ही ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना है कि जो हमारी नेचुरल मशीनरी है, ठीक है, या जो जनरली आपके जो मेमेलियन टिश्यूज हैं या जो मैमल्स हैं, मैमल्स के अंदर प्राइमरली आपको कौन सा फॉर्म ज्यादा मिलेगा,
डी कन्फिग्रेशन के मोनोसेक्राइड ज़्यादा मिलते हैं। ये चीज़ रटने वाली है, फैक्चुअल पॉइंट्स है, ये याद रखना है, ठीक है। और ये डी फॉर्म ही ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी मशीनरी है, जो एंजाइम मशीनरी है सेल की एंजाइम मशीनरी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर सिर्फ वही एंजाइम्स ही हैं जो डी फॉर्म को या डी सीरीज को आसानी से मेटाबोलाइज कर सके। इसलिए जो हमारे नेचर के अंदर या बोल सकते हैं मैमेलियन टिश्यू के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेंगे या जो भी मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे वो डी फॉर्म में होते हैं। तो ये चीज याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली अगर हम बात करें तो मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, ये हमेशा डी फॉर्म में ज्यादा होंगे नेचर में, ठीक है। लेकिन अगर हम वही अमीनो एसिड्स या प्रोटीन की बात करें तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हमारे अमीनो एसिड्स होंगे वो आपके एल फॉर्म में होते हैं नेचुरली, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो फैक्चुअल पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक फैक्चुअल पॉइंट्स है कि मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो सबसे ज्यादा डी फॉर्म में होंगे और अमाइनो एसिड्स की बात करें तो नेचुरली वो एल फॉर्म्स में हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ शुगर्स। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है इसको समझते हैं, यानी वो जो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी वाला जो टर्म होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसका क्या मतलब होगा, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने से पहले हमें जो कंडीशन है उसको समझते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी सिर्फ वही कार्बन शो करते हैं या वही मोनोसेक्राइड शो करेंगे जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन का होना जरूरी है। सो एसिमेट्रिक कार्बन शुड बी प्रेजेंट। सो फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी asymmetric for optical activity asymmetric carbon should be present होना चाहिए। asymmetric का मतलब क्या है यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया था कायरल होता है, ठीक है। कायरल कार्बन का होना जरूरी है, यानी जिसके चारों वैलेंसीज अलग अलग हो तभी जाके ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। अब ये कैसे शो करता है उसको समझने की एक बार कोशिश कर लेते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। जब भी हम एक व्हाइट लाइट को या कोई भी एक नॉर्मल लाइट को, ठीक है, एक हमारे पास नॉर्मल लाइट है, ठीक है, उस नॉर्मल लाइट को हम टूरमेलिन क्रिस्टल से अगर पास आउट करें, टूरमेलिन क्रिस्टल या फिर आप बोल सकते हो निकोल प्रिज्म। जब भी हम एक नॉर्मल लाइट को, नॉर्मल लाइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लाइट जिसके अंदर जो लाइट की वाइब्रेशन होती है वो हर एक डायरेक्शन में प्रेजेंट हो। यहाँ पे जो लाइट की वाइब्रेशंस होती हैं वो आपको हर डायरेक्शन में देखने को मिलती है, तो ऐसी लाइट को हम नॉर्मल लाइट बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही इसको हम टूरमेलिन क्रिस्टल से पास आउट करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसको टूरमेलिन क्रिस्टल से पास आउट करते हैं तो टूरमेलिन क्रिस्टल करेगा क्या कि इस लाइट के जो और दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनको ब्लॉक कर देगा और सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स को अलाउ करेगा जो इसके बिल्कुल पैरेलल होंगे। यानी अगर इस क्रिस्टल से इस लाइट को पास आउट करेंगे तो इसमें होगा क्या कि ये वाले जो एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट, इनको क्या कर दिया जाएगा, इनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, इन एलिमेंट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा और सिर्फ ये वाला जो एलिमेंट है यही बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बाहर की तरफ आएगा। तो अब ये जो लाइट है अब सिर्फ इसके अंदर एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मल्टी डायरेक्शंस में वाइब्रेशन हो रहा था, लेकिन निकोल प्रिज्म और या फिर टूरमेलिन क्रिस्टल से जैसे इस लाइट को पास आउट करेंगे तो जो रिजल्टेंट लाइट है उसके अंदर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये जो लाइट निकल के आया है इसी लाइट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट, या इसको आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, ये जो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको हम किसी भी शुगर सॉल्यूशन के अंदर अगर रखते हैं, किसी भी शुगर सॉल्यूशन से पास आउट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, कोई भी शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन है। अब इस लाइट को अगर हम इस शुगर सॉल्यूशन से पास आउट करेंगे
तो ये जो शुगर सोल्यूशन है इसको अगर राइट हैंड साइड में मोड़ देता है, यानी अगर सपोज करो कि अगर ये न्यूट्रल सोल्यूशन होगा तो जो रिजल्टेंट लाइट है वो हमें बिल्कुल सीधे मिलेगी, इस डायरेक्शन में मिलेगी, कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो इस शुगर सोल्यूशन से इस लाइट को पास आउट करने पे ये शुगर सोल्यूशन इस लाइट को राइट हैंड साइड में मोड़ देती है, अगर राइट हैंड साइड में डेविएशन होता है, राइट साइड डेविएशन, अगर राइट साइड डेविएशन होगा तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, या इसको हम डी पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वहां पे जो डी बनाया था और ये डी अलग अलग है, ध्यान रखना है, वो सिर्फ और सिर्फ OH की पोजीशन को बता रहा था, अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को बता रहा है, ठीक है। तो अगर लाइट को राइट हैंड साइड में डेविएट किया जाता है तब उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर जो लाइट है, लाइट अगर लेफ्ट साइड में डेविएट होती है, ठीक है, लेफ्ट साइड डेविएशन, अगर लेफ्ट साइड डेविएशन होगा तो इसको हम बोल देंगे लीवो रोटेटरी, ठीक है, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L नेगेटिव से, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, L नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसको L नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का क्या मतलब होता है और ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मतलब है। यानी जैसे ही हम एक नॉर्मल लाइट को टूर मेलिन क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म से पास आउट करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो लाइट की जो वाइब्रेशंस थी, जो मल्टी डायमेंशनल थी, हर डायरेक्शन में हो रही थी, अब वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जब ऐसी लाइट हमें निकल के मिलती है तो उसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट को जैसे ही हम शुगर सोल्यूशन या सेक्राइड के सोल्यूशन से पास आउट करते हैं, उसको अगर वो डेविएट करती है राइट हैंड साइड तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगी, यानी डी पॉजिटिव फॉर्म कहलाएगी, और अगर सपोज को लेफ्ट साइड रोटेट करती है तो उसको लीवो रोटेटरी बोलेंगे, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमने ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों पढ़ा, ठीक है, क्योंकि ध्यान रखना है कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है इससे हम पता कर सकते हैं कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, ठीक है, क्या वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जस्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया कि डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी शो करने के लिए या ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए कि जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए, यानी उसकी चारों जो मतलब की वैलेंसीज हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही प्लेन पोलराइज लाइट को हम क्या करेंगे, शुगर सॉल्यूशन के थ्रू पास आउट करेंगे तो वो क्या करेगा, रोटेट कर देगा या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी पॉजिटिव या लीवो रोटेटरी यानी L नेगेटिव बोल सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक ग्लूकोज या फिर मान लेते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल लेके चलते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल बहुत आसानी से समझा जा सकता है, कैसे, जैसे सपोज करो ये CHO, उसके अलावा ये हम मेरे पास यहाँ पे OH, ये H और ये CH2OH है, ठीक है। उसके अलावा मान लेते हैं कि ये CHO, C, यहाँ पर ये H, ये OH और ये आ जाएगा CH2OH, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये कैसा है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये कैसा था हमारे पास, ये था L ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। अब सपोज करो कि ये जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसको मैं इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना चाहता हूं। तो अगर मुझे इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है तो जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, शुगर सॉल्यूशन से पास आउट करूंगा तो ये जो डी फॉर्म है ये क्या कर सकता है, लाइट को या तो क्या करेगा, ये जो डी फॉर्म है ये लाइट को अगर सपोज करो राइट हैंड साइड में इसको रोटेट करवा रहा है तो इसको क्या बोल देंगे, डी पॉजिटिव, यानी डी फॉर्म है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डी फॉर्म विद डेक्स्ट्रो रोटेटरी। या फिर ये क्या कर सकता है कि डी फॉर्म है बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये डी फॉर्म लीवो रोटेटरी, इस तरीके से होगा, ये चीज आपको याद रखना है। सेम एज ये मान लेते एल फॉर्म है और ये लाइट को क्या है कि राइट हैंड साइड रोटेट कर रहा है तो एल फॉर्म, इसको क्या बोल देंगे, एल फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या फिर बोल सकते हैं ये एल फॉर्म है बट अगर लाइट को मान लेते हैं कि ये लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है तो इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो एल फॉर्म विद डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको क्या बोलेंगे, एल फॉर्म एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सेम एज ये क्या हो जाएगा, एल फॉर्म लीवो रोटेटरी। तो इस तरीके से हम यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाएंगे और इसको क्या बोलेंगे, डी फॉर्म
डी फॉर्म डेक्स्ट्रो, और ये क्या हो जाएगा, डी फॉर्म लीवो। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ, जिससे कि हम सारी चीज़ों को बहुत आसानी से कवर कर पाएँ, हर एक पॉइंट आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए और कभी बाहर ही ना आए, जिससे कि आप जब भी पढ़ो तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाओ, समझ पाओ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप बात करते हैं रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर इक्वल अमाउंट में आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म भी प्रेजेंट हो और लीवो रोटेटरी फॉर्म भी प्रेजेंट हो, यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर डी और एल फॉर्म दोनों ही अगर प्रेजेंट होते हैं, एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर डी और एल फॉर्म दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर या डीएल मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसके अंदर डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म भी है और लीवो रोटेटरी फॉर्म भी है, तो ये क्या करेगा, जो पोलराइज लाइट है उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, वो बिल्कुल सीधे सीधे चला जाएगा। ठीक है, सो जो रेसमिक मिक्सचर है उसके अंदर आपको किसी भी तरीके का ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लाइट को क्या करेगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा, लाइट बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाती है, बाहर चली जाती है। ठीक है, यानी जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी है वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, जिसकी वजह से लाइट क्या है, सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जब हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी ग्लूकोज को जब पानी में घोल देते हैं, तो जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसको हम डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं। इस टर्म को याद रखना है। तो मेडिकल में बेसिकली क्या है, ग्लूकोज के सॉल्यूशन को डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्म याद रखना है। बस कभी कभी पूछ लिया जाता है या कभी कभी डेक्स्ट्रोज डायरेक्टली यूज किया जाता है, तो कंफ्यूज ना हो जाओ कि डेक्स्ट्रोज का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब क्योंकि ग्लूकोज को हम डेक्स्ट्रोज बोल रहे हैं, इसलिए जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में मूव करवाता है, राइट हैंड साइड में इसको क्या करेगा, टर्न करवा देगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि जो ग्लूकोज का मिक्सचर है उसको डेक्स्ट्रोज बोल सकते हैं या ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी एल्डोज। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि अगर हम नेचर में बात करें या मैमल्स के अंदर बात करें, तो उसके टिश्यू में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मैक्सिमम डी कन्फिग्रेशन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डी एल्डोज के बारे में। डी एल्डोज का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी फॉर्म है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी एल्डोज शुगर्स के बारे में बात करें, यानी एल्डिहाइड शुगर्स के बारे में बात करें। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है वो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड का है, ये तो जैसे अभी हमने बना ही लिया था। उसके अलावा क्या है, जैसे ही यहाँ पे कार्बन बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या है, नाम चेंज होता चला जाएगा। तो अगर 4 कार्बन का है तो इसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रोज बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, हमें सिर्फ चेंजेस नोटिस करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सेकंड पोजीशन पे, ये जो सेकंड आप पोजीशन देख रहे हो, यहाँ पर OH इधर की तरफ है, तब तो इसको बोलेंगे ये राइट हैंड साइड है। OH किधर है, राइट हैंड साइड है, तो इसको इरिथ्रोज बोलेंगे। लेकिन वही अगर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हो जाए OH, बाकी जो डायग्राम है बिल्कुल सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, थ्रियोज बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब बात करें राइबोज की, तो राइबोज में ध्यान दो कि सारे के सारे OH राइट हैंड साइड में यहाँ पे प्रेजेंट है, बट यहाँ पर जो सेकंड वाला OH है वो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है, तब इसको अरेबिनोइज बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे, अरेबिनोइज बोलेंगे। और इस नाम को याद रखना है क्योंकि ये आगे यूज होगा हमारा, तो इस चीज़ को हम याद रखेंगे। ठीक है, सो ये आपका अरेबिनोइज हो गया। अब इस अरेबिनोइज में भी क्या है, अब इसके अंदर फिर से अगर कार्बन में बदलाव आता है, कि कार्बन में इंक्रीमेंट आता है कार्बन चेन में, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, मेनोज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा बात करें तो ग्लैक्टोज हो गया। इन सभी चीज़ों को हमें जो याद रखना है, एक तो अरेबिनोइज याद रखना है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। ठीक है, मेनोज हो गया, ये याद रखना है क्योंकि ये अभी हमें यूज़ करने वाले हैं, और ये ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर याद रखना है। ये 3 स्ट्रक्चर एटलीस्ट हमें 3-4 स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं कन्फिग्रेशन ऑफ डी कीटोज। डी कीटोज का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगेन डी कन्फिग्रेशन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, कीटोज ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर किससे कर सकते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन से कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती चली जाएगी, नाम बदलता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये आप देख रहे हो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन है, उसके बाद कार्बन चेन बढ़ी, जाइलोज बन गया, राइबुलोज बन गया, और ये डायग्राम आपका फ्रक्टोज का है। तो ये डायग्राम आप याद रखेंगे, अभी हमने जैसे इसको बनाया था, अगर 7 कार्बन की चेन हो जाएगी तो सूडो हेप्टुलोज हो जाएगा।
तो ये इसमें क्या है, सारे के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप आप देख रहे हो वो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। हर में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कीटोन प्रेजेंट है। तो जब कीटोन प्रेजेंट होगा तो इसको बोल देंगे कीटोस शुगर, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एपीमर्स। अब एपीमर्स क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एपीमर को समझने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बना लेते हैं और डायग्राम्स बनाने के बाद हम चीजें से समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ वो ग्लूकोज का बना रहा हूँ। तो ग्लूकोज का डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद बाकी क्या बचता है हमारा, कार्बन, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये जो 6th कार्बन है उसके अंदर आपको क्या करना है, CH2OH लगाना है। उसके अलावा आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो इधर की साइड OH लगाओगे, इधर की साइड OH लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। थर्ड वाले में OH इधर लगाना है और यहाँ पर H इधर लगाना है। बाद बाकी जितने भी बचते हैं आपके कार्बन, उसमें जो OH होंगे वो राइट हैंड साइड में होंगे, ठीक है। सो ये जो डायग्राम आपका बन के आया है इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। अब उसके अलावा अब एक नेक्स्ट डायग्राम और बनाने की कोशिश करते हैं, और इस डायग्राम में क्या है, हम थोड़ी सी पोजीशन में बदलाव करेंगे। बदलाव क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को तो एज इट इज रख लेते हैं, तो CH2O ग्रुप तो मैंने ऐसे रख दिया। उसके बाद बाकी क्या है हमारे पास, कार्बन है तो दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, और जो 6th वाला होगा उसमें CH2OH, इस तरीके से लिख देंगे। ये डायग्राम आसानी से आप बना पाओगे, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो सेकंड पोजीशन वाला जो OH है, सेकंड पोजीशन वाले OH में कुछ चेंजेस कर देते हैं। सेकंड यहाँ पर देखो, सेकंड में OH इधर है, मैं को क्या कर रहा हूँ, सेकंड में OH इधर कर दे रहा हूँ और H इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर ध्यान दें तो ये जो OH थर्ड वाला है तो इसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे, ये एज इट इज़ है। उसके बाद फोर्थ के साथ भी कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, इसको भी ऐसे कर दे रहे हैं। फिफ्थ को भी एज इट इज़ ही रख देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा जो डायग्राम बना, ये एक डायग्राम ये बना, ठीक है। नेक्स्ट एक डायग्राम और बना लेते हैं जिससे कि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। तो इधर मैंने क्या कर लिया, अगेन CHO बना लिया। फिर उसके बाद बाकी क्या बचेंगे, कार्बन, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th वाले के साथ क्या करेंगे, CH2OH कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे इस केस में कि जो OH ग्रुप है इसमें सेकंड वाला OH इसको एज इट इज़ कर लेते हैं। थर्ड वाला जो OH है, थर्ड वाला OH इसमें एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। अब हम चेंज क्या कर रहे हैं, फोर्थ वाले OH के साथ थोड़ा बदलाव कर देते हैं। तो फोर्थ इसमें OH इधर की साइड है, तो फोर्थ जो OH है उसको मैंने इधर कर दिया और बाकी जो OH बचा है उसको एज इट इज़ ही रख दिया। इस तरीके से हमने इसको एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। सो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर, ये हमें 3 डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ये इस तरीके से ये 3 डायग्राम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब इनके नाम के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें फ़र्क क्या देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। सो ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम को हम बोलते हैं ग्लैक्टोज। इसको क्या बोलेंगे, ग्लैक्टोज। और ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम को हम बोलते हैं मैनोज। इसको क्या बोलेंगे, मैनोज। तो ये नाम याद रखेंगे आप लोग, ये नाम याद रखना है, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और ये आपका मैनोज। अब इन तीनों डायग्राम को हम देखते हैं और कंपेयर करके समझते हैं कि इनमें फर्क क्या देखने को मिल रहा है हमें, ठीक है। इसके अंदर हमें फर्क क्या देखने को मिल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज और मैनोज को कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे ही ग्लूकोज और मैनोज को कंपेयर करें तो हमें जो फर्क दिख रहा है, जो हमें डिफरेंस दिख रहा है, वो डिफरेंस यहाँ पे किसके अंदर देखने को मिल रहा है, इस सेकंड वाले कार्बन में देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पर ये सेकंड कार्बन है और ये भी यहाँ पर सेकंड कार्बन है। बाकी दोनों का जो डायग्राम है आप देख रहे हो सेम है, ठीक है। बाकी जो डायग्राम है वो एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। फर्क किसके अंदर है, आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड कार्बन में फर्क दिख रहा है। यहां पर देखो और यहां पर देखो, ठीक है। सेम एज अगर हम ग्लैक्टोज और ग्लूकोज को देखें तो ओवरऑल डायग्राम सेम है, बस जो फर्क है वो किसमें है, इस फोर्थ वाले कार्बन में है। इस फोर्थ वाले कार्बन में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, बाकी जो डायग्राम है एग्जैक्ट सेम है, ठीक है। सो आप समझते हैं एपीमर्स क्या होते हैं, ठीक है।
एपीमर्स बेसिकली ऐसे मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एग्जैक्ट सेम होंगे बट किसी एक कार्बन के अराउंड उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, ठीक है। सो ऐसे मोनोसेक्राइड्स जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट किसी एक स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड अगर डिफरेंस देखने को मिलता है, स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन में अगर हमें बदलाव देखने को मिलता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एपीमर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज और मैनोज की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम सेम है, बस सेकंड पॉइंट पे डिफरेंस यहां पर क्या है, अलग हो गया है। सो हम बोल सकते हैं कि जो मैनोज है वो क्या है, C2 एपीमर है। वो क्या है, C2 एपीमर है। एपीमर का मतलब यहाँ पे कि सेकंड पॉइंट पे कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये C2 एपीमर है। लेकिन वही अगर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को देखो तो यहाँ पर क्या है, जो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है वो आपको फोर्थ कार्बन में देखने को मिल रहा है। यानी ओवरऑल डायग्राम सेम है, सिर्फ किसी एक कार्बन के अराउंड यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये बदलाव कैसा देखने को मिल रहा है, फोर्थ कार्बन में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये C4 एपीमर है। ये दोनों नाम याद रखना है बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। सो एक फॉर्म का या एक एपीमर का दूसरे एपीमर में या ग्लूकोज का मैनोज में या ग्लूकोज का ग्लैक्टोज में चेंज होने का ये जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एपीमराइजेशन रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, एपीमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी एक एपीमर का दूसरे एपीमर में कन्वर्ट होने का ये जो प्रोसेस है, इसको एपीमराइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। और इस रिएक्शन को करवाने के लिए एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत पड़ती है और उस एंजाइम का जो नाम है, ये नाम आपको याद रखना है, उस एंजाइम का नाम होता है एपीमरेजेज। उसका नाम क्या होगा, एपीमरेजेज। ये इंपॉर्टेंट नाम है जो याद रखना है और यही एपीमरेजेज क्या है, एक दूसरे के फॉर्म को चेंज करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको एपीमर समझ में आ गया होगा, एपीमर किसे कहते हैं। सो एपीमर क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो कॉन्फ़िगरेशन है किसी एक स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड में चेंज होता है, उसको एपीमर बोलेंगे, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं C1 कार्बन को, यानी फर्स्ट कार्बन के अराउंड पोजीशन में बदलाव नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यानी एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के बाकी किसी एक स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव देखने को मिलता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एपीमर बोलेंगे, ठीक है। तब उसको क्या बोलेंगे, एपीमर बोलेंगे। तो इस यही डायग्राम यही डेफिनेशन लिख रखा है, दो ऐसे मोनोसेक्राइड्स जो आपस में डिफरेंस क्रिएट करते हैं या डिफरेंस शो करते हैं अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन, यानी सिंगल स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड उनकी पोजीशन में कोई बदलाव देखने को मिलता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम एपीमर्स बोलते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या है, एक दूसरे के एपीमर है और एपीमर कैसे हैं, C4 एपीमर है, ठीक है। सेम एज ग्लूकोज और मैनोज भी आपस में एपीमर है, लेकिन कौन से एपीमर है, C2 एपीमर है। तो ये डायग्राम आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो इंटर कन्वर्जन है एपीमर्स का, यानी कि ग्लूकोज का ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाना, ग्लूकोज का मैनोज में कन्वर्ट हो जाना, ऐसे रिएक्शन को हम एपीमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शंस को करवाने के लिए एक स्पेशल एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम एपीमरेजेस बोलते हैं। और ये जो एंजाइम है एपीमरेजेस, यही रिएक्शन को कैटेलाइज करवाता है, इसी की मदद से पूरा का पूरा रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं एनेंशियोमर्स की, ठीक है। अब एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हो, ठीक है। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि डी और एल फॉर्म्स क्या होते हैं, डी और एल फॉर्म एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, इसलिए इनको हम एनेंशियोमर्स बोल सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम एनिमल्स की बात करें या हायर एनिमल्स की बात करें, तो उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो शुगर होता है वो डी टाइप का शुगर होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है कि ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, उनको डाई स्टीरियोमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दे आर नॉट मिरर इमेज। ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। अगर मिरर इमेज है तब उसको क्या बोलेंगे, एनेंशियोमर्स, और मिरर इमेज नहीं है तो उसको बोलेंगे डाई स्टीरियोमर्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड ले सकते हैं, तो जैसे CHO, उसके बाद COH, H,
और ये आ जाएगा CH2OH। तो ये क्या हो जाएगा आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये हो गया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर हम इसका मिरर बनाए, मिरर इमेज, तो क्या हो जाएगा CHO, यहाँ पे COH और ये आ जाएगा CH2OH। तो ये हो गया L ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये हो गया L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ये क्या है आपस में, मिरर इमेज। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे कि दे आर एनेंशियोमर्स। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। मैं ऑलरेडी इसलिए स्लो स्लो पढ़ा रहा हूं जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको और बेहतरीन समझना है तो इसको आप चाहें तो 1.5x पे समझ सकते हैं, सारी चीजें फटाफट समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो मैं सारे पॉइंट्स को कोशिश कर रहा हूं कि कवर कर दूं, अच्छे से कवर करूं, जिससे कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। ठीक है, अब तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कैसा था, लीनियर स्ट्रक्चर था। ठीक है, लेकिन जनरली अगर हम बात करें जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब ये साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसको समझते हैं। ठीक है, सो ग्लूकोज के अंदर बेसिकली हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है और फ्रक्टोज के अंदर हेमी कीटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ये हेमी एसिटल या हेमी कीटल क्या है उसको समझते हैं। अब जनरली क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर एसिटल और हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनने की वजह से जो उनका स्ट्रक्चर है उसके अंदर बेसिकली स्ट्रेंथ आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनता कैसे। ठीक है, सो जनरली क्या होगा कि जब एल्कोहल एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो उस केस में बनता है हेमी एसिटल। ये नाम याद रखना है रिएक्शन का, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। यानी जब एल्कोहल एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है, हेमी एसिटल बनाता है। सेम एज जब एल्कोहल कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है, हेमी कीटल का फॉर्मेशन करता है। अब ये हेमी एसिटल और कीटल कैसे बनते हैं एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, सो ये मान लेते हैं अल्कोहल ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। सो यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड जैसी ब्रेक होगा वैसे एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री होने वाली है और एक वैलेंसी यहाँ पे फ्री होने वाली है। सो यहाँ पे ये जो H है वो H इधर से इस OH पे जाके बाइंड हो जाएगा और बाकी ये जो आपके ये बच रहे हैं R2O, ये जो बचा R2O, ये R2 इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। इसलिए जो डायग्राम आप देख रहे हो क्या बनेगा आपका, R1CH तो एज इट इज रहेगा, O के ऊपर H जाके जुड़ जाएगा और बाकी ये जो स्ट्रक्चर है ये OR2 नीचे आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम हेमी एसिटल बोलते हैं। ठीक है, सेम एज यहाँ पर कीटोन के साथ भी होगा कि यहाँ पर OR2 अगेन यहाँ से ये जो H है वो इसके पास चला जाएगा और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर नीचे आके जुड़ जाएगा। तो इस केस में जो बनेगा इसको बोलेंगे हेमी कीटल। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, हेमी कीटल। अब हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनने की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था हावर्ड, इन्होंने इसके पायरेनोज और फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया और ये जो पायरेनोज और फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर होते हैं ये आपस में बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में ये स्ट्रक्चर्स हमें डिफाइन कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसे बनता है उसको समझते हैं। तो ये जो डायग्राम आप इस समय देख रहे हो इधर, ये ध्यान से देखो, ये लीनियर डायग्राम है। ठीक है, तो अभी हमने बनाया कि सबसे ऊपर अगर ग्लूकोज की बात करें तो CHO ग्रुप होगा, आपका क्या है एल्डिहाइड, उसके बाद ये 3 फंक्शनल ग्रुप और लास्ट में CH2OH। तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान रखना है कि हेमी एसिटल और कीटल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन के बीच में होगा, यानी फर्स्ट कार्बन के ऊपर जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप था, फर्स्ट कार्बन में जो एल्डिहाइड ग्रुप है और जो 5th कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या है आपका हेमी एसिटल का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करते ही ये क्या बना देगा, आपका साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, सो ध्यान यहाँ पर ध्यान से देखो, ये आपका 5th वाला कार्बन है। ठीक है, ये 5th कार्बन है, इसके ऊपर का OH और ये फर्स्ट कार्बन के ऊपर ये वाला जो है ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है और ये वाला आपका अल्कोहल है। ठीक है, अब ये आपस में रिएक्ट होंगे। तो आपस में कैसे रिएक्ट होंगे, अब इस साइकिल में धीरे धीरे ये मुड़ के नीचे से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा। तो ध्यान दो, अब इसको हमने यहाँ पर मोड़ के इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मोड़ दिया। तो ये वाला तो क्या हो गया आपका, ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड होगा और ये वाला आपका अल्कोहल है।
ठीक है। सो यहां पर ये जो H है, ये H तो इस OH के साथ चला जाएगा, ये जो H है इस O के साथ चला जाएगा, और बाकी जो वैलेंसी फ्री होगी उसके साथ क्या होगा, जो वैलेंसी यहाँ पर टूट के इसके पास जो वैलेंसी फ्री होगी उसके साथ ये आपस में बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो डायग्राम बन रहा है वो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो अगर हमें बेसिकली बनाना हो कि इसका हावर्थ डायग्राम कैसा होगा, वो डायग्राम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बन कैसे रहा है, तो 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो 6 डायग्राम हमें बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और ये ऑक्सीजन कौन से वाले का है, अल्कोहल वाले का, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इस तरीके से ये फर्स्ट कार्बन, उसके बाद ये सेकंड कार्बन, फिर ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ठीक है, उसके बाद ये फिफ्थ कार्बन, ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बन है, और ये ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावा अब यहाँ पे बचेंगे क्या, उसको देख लेते हैं। तो जैसे ही इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक तो बचता है आपका H और एक बचता है OH। तो यहाँ पर हमने पहले लिख लिया H और नीचे लिख लिया यहाँ पर OH। ये क्या लिख लिया, H और OH। ये फर्स्ट कार्बन हो गया। सेकंड कार्बन पे भी सेम डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में OH है, तो यहाँ पर भी OH और H लिख दिया। थर्ड कार्बन मैंने आपको बताया था कि पोजीशन बदल जाती है, तो यहाँ पर OH ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका थर्ड कार्बन है, तो थर्ड कार्बन में भी H और OH बाकी सेम रहेगा, और जो लास्ट वाला कार्बन है उसमें H इधर होगा और उसके अलावा CH2OH। ये डायग्राम बना आपका यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपको समझाना जा रहा हूँ उसको अच्छे से समझेंगे। तो ये जो डायग्राम हमारा बन के आया है इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, पायरिनोज रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज का कौन सा रिंग है, पायरिनोज रिंग है। तो पायरिनोज बेसिकली क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग होता है, यहाँ पे 6 मेंबर देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या है आपका पायरिनोज, ये पायरिनोज रिंग है, ठीक है। और पायरिनोज रिंग क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग होगा। अब 6 मेंबर्ड रिंग कैसा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल क्या होगा 6 मेंबर। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर आपका बनाएगा, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये 6 मेंबर्ड क्या है, रिंग होता है, पायरिनोज रिंग। अब क्योंकि ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है तो इसके लिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका ग्लूकोपायरिनोज हो जाएगा। ग्लूकोज का पायरिनोज रिंग है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोपायरिनोज। अब ये डी फॉर्म है, ये डी फॉर्म में भी अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जनरली जितने भी यहाँ पर ग्लूकोज होंगे वो कौन सा फॉर्म होगा, डी फॉर्म। तो हम इसको लिख सकते हैं डी ग्लूकोपायरिनोज, इसको क्या लिख सकते हैं, डी ग्लूकोपायरिनोज। अब हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन और ऐड करना है कि इसको अल्फा लिखें या बीटा लिखें। तो ध्यान रखना है कि अल्फा और बीटा बेसिकली क्या है, एनोमेरिक फॉर्म होते हैं। अल्फा और बीटा क्या होते हैं, एनोमेरिक फॉर्म होते हैं। तो ये वाला यहाँ पे जो कार्बन आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कार्बन। जो भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है वो आपका फर्स्ट कार्बन होता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन होगा ये आपका फर्स्ट कार्बन होगा, ठीक है। ये वाला क्या है, आपका फर्स्ट कार्बन है। अब फर्स्ट कार्बन में हम क्या चेक करेंगे कि फर्स्ट कार्बन में देखो OH की पोजीशन में आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। एक में OH ऊपर है और एक में OH क्या है, नीचे है। एक में OH नीचे है और एक में OH ऊपर है। तो इस तरीके का जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर सपोज करो कि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन में या हेमी एसिटल वाले कार्बन में OH के कॉन्फ़िगरेशन में अगर कोई बदलाव आता है, OH के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चीज देखने को मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं एनोमर। इसको क्या बोलेंगे, एनोमेरिज्म या एनोमर बोलते हैं, इसको बोलेंगे एनोमर। अब ध्यान रखना है कि अगर OH और CH2OH, ये जो लास्ट वाला कार्बन है और OH दोनों सेम साइड हैं, ये क्या है, सेम साइड, तब तो ये जो फॉर्म बनेगा इसको बोलेंगे बीटा फॉर्म। ये क्या है, ये बीटा फॉर्म हो जाएगा। लेकिन वही अगर CH2OH और ये OH एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं, ठीक है, तब इसको हम क्या बोल देंगे, ये हो जाएगा अल्फा फॉर्म। तो ये ध्यान रखना है, ये अल्फा एनोमर हो जाएगा, ये बीटा एनोमर हो जाएगा। अब क्योंकि ये बीटा एनोमर है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपायरिनोज। इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोपायरिनोज। अब ये क्या है, इसका अल्फा फॉर्म है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपायरिनोज। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपायरिनोज हो जाएगा, ठीक है।
सो आई होप आपको ये सारे नाम अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि हम नाम किस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि OH की कॉन्फ़िगरेशन की जो बदलाव हो रही है वो फर्स्ट कार्बन पे हो रही है, और ये जो फर्स्ट कार्बन होता है ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है, इसको हम हेमी एसिटल वाला कार्बन बोलते हैं, ठीक है। इसके अराउंड अगर बदलाव हो रहा है तो ये जो चेंजेस आएगा इसके बेसिस पे हम नाम लिखते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपको सिंप्लीफाई कर दिया जाए। जितना आसानी से मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मे भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी डाउट बन रहा है, कोई सजेशन आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है कि यहाँ पर ये जो बीटा ग्लूकोपाइरिनोज वाला जो रिंग है, जो बीटा ग्लूकोपाइरिनोज रिंग है, यहाँ पर जितने भी हैवी ग्रुप होते हैं, जैसे OH हो गया, CH2OH ग्रुप हो गया, ये सारे के सारे इक्विटोरियल प्लेन में होते हैं। तो ये जो बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज है, अगर आपसे पूछा जाए कि बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज और अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बल्की ग्रुप्स होते हैं, बल्की ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन इक्विटोरियल प्लेन। अब क्योंकि इक्विटोरियल प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज है ये लास्ट में चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और चेयर फॉर्म क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऊपर कुछ लिखना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं कि स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा आपका, बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज, क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज। उसके बाद स्टेबल होगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है आपका, स्ट्रेट चेन वाला हो जाएगा, ठीक है, या चेन स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, इसको आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो ये जो अल्फा डी, ये जो बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज है, ये लास्ट में चेयर फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, जो इसकी स्टेबिलिटी को इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर डाउट हो रहा है, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, अगर डाउट बने तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। लेक्चर ऑलरेडी हमारा थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आई थिंक ये वर्थ इट है, बिकॉज इसके अंदर हम सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक बार ये लेक्चर आप अच्छे से याद कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आपको दिक्कत आएगी ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं पाइरिनोज और फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो जनरली ये जो हावर्ट थे, इसको हावर्ट प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। अगर 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो इसको पाइरिनोज बोलेंगे, और अगर 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनता है तो इसको फ्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि ग्लूकोज के अंदर जो 6 मेंबर्ड रिंग है, या जो पाइरिनोज वाला स्ट्रक्चर होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन वही अगर हम कीटोज शुगर की बात करें, फ्रक्टोज की बात करें, तो जो कीटोज शुगर है उसके अंदर ये जो 5 मेंबर्ड रिंग, जो फ्यूरॉन रिंग है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि ये बीटा डी ग्लूकोज है, तो इस तरीके से चेयर फॉर्म बना देता है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल ये होगा, ठीक है। वही अगर यहाँ पे फ्रक्टोज की बात करें, तो फ्रक्टोज के अंदर आप देखेंगे फ्यूरेनोज रिंग देखने को मिलता है, और फ्यूरेनोज रिंग बेसिकली 5 मेंबर्ड रिंग होता है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो याद रखना है ये 5 मेंबर रिंग होगा। और ये जो ज्यादा स्टेबल होता है फ्यूरेनोज रिंग बेसिकली फ्रक्टोज के लिए ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, और पाइरिनोज रिंग ग्लूकोज के लिए ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एनोमर्स। अब एनोमर्स क्या होता है, इसको तो अभी हमने समझ ही लिया। एनोमर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली ऐसे कार्बन होते हैं, या बेसिकली फर्स्ट कार्बन को, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर जो C1 कार्बन होता है, C1 कार्बन, इसी को हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोल सकते हैं, क्योंकि इस एनोमेरिक कार्बन पे आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इस अगर C1 कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन में अगर बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है, अगर C1 कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन के अंदर किसी भी तरीके का बदलाव देखने को मिलता है, तभी इसी को एनोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। चीज आपको याद रखना है। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर ये OH और CH2 एक साथ होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे, तब तो इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं ये।
और अगर CH2OH, ये जो CH2OH और ये OH एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तब इसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। सो एनोमेरिक की बात करें तो इसके अंदर आपको डी ग्लूकोज के 2 साइक्लिक फॉर्म देखने को मिलते हैं, जिनको एक को अल्फा और एक को बीटा बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक अल्फा हो जाएगा, ये याद रखना है, अल्फा, और एक बीटा फॉर्म होगा जिसको हम एनोमर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों एनोमर्स है वो सिर्फ और सिर्फ C1 कार्बन के अराउंड डिफरेंस शो करते हैं, जिसको हम एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। अल्फा एनोमर्स के केस में जो OH ग्रुप है वो क्या है, CH2 ग्रुप के अपोजिट साइड में प्रेजेंट होगा, लेकिन बीटा के केस में क्या है, दोनों सेम साइड में प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो एनोमर्स होते हैं उनके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, इवन स्टेबिलिटी में भी अलग अलग डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, अभी आपको मैंने बता ही दिया था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर होगा क्या कि जो एनोमेरिक कार्बन होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको म्यूटा रोटेशन देखने को मिलता है। म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या है कि जो अल्फा फॉर्म है वो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बीटा अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, या दोनों किसी एक इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। दोनों क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो होगा क्या कि सपोज करो कि मेरे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज सोल्यूशन है, ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो ग्लूकोज सोल्यूशन है उसके अंदर अगर हम म्यूटा रोटेशन या उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखें तो वो हमें कितनी देखने को मिलती है, वो मिलती है 112.2 डिग्री की, ठीक है। और ये प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। तो यानी जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड ग्लूकोज सोल्यूशन है वो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी कितना शो करता है, 112.2 का देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन एल्कली सोल्यूशन के अंदर इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और इसका ऑप्टिकल रोटेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका 18.7 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी इसका मतलब होगा क्या कि अगर मेरे पास एक डेक्स्ट्रो फॉर्म है ग्लूकोज का या अल्फा फॉर्म है ग्लूकोज का जिसका ऑप्टिकल रोटेशन आपका 112.2 डिग्री है और इसको कुछ समय तक के लिए हम रखते हैं, तो हम देखेंगे कि जो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है और ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आके रुक जाता है जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 52.7 डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। यानी अल्फा डी ग्लूकोज का बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूटा रोटेशन बोलेंगे। तो यही चीज मैंने लिखा है कि म्यूटा रोटेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। क्या है, चेंज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन या फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म। यानी ग्लूकोज का जो अल्फा और बीटा फॉर्म है उनका आपस में इंटर कन्वर्ट होके एक इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचने को क्या बोलेंगे, म्यूटा रोटेशन बोलेंगे। यानी अल्फा डी ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बीटा डी ग्लूकोज, और उसके बाद फाइनली वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट को अक्वायर कर लेते हैं जिसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 52.7 डिग्री होती है। ये चीज आपको याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि जब ग्लूकोज इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए इसको हम अच्छे से याद रखेंगे कि जब ग्लूकोज इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है तो उस कंडीशन में 63% बीटा एनोमर प्रेजेंट होता है और 36% क्या होता है, आपका अल्फा एनोमर प्रेजेंट होगा, और लास्ट में जो 1% बचता है वो इसका ओपन चेन फॉर्म प्रेजेंट होगा। ये पॉइंट याद रखना है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में 63% बीटा एनोमर्स होगा, 36% अल्फा एनोमर्स होगा और 1% आपका ओपन चेन होता है। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो म्यूटा रोटेशन है वो आपको क्या है, फ्रक्टोज के अंदर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर बीटा फॉर्म सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा और बीटा फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल भी होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो बीटा फॉर्म है वो आपका ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से जो म्यूटा रोटेशन है आपको फ्रक्टोज के अंदर भी देखने को मिलता है, जहां पर क्या है कि जो 6 कार्बन पायरिनोज रिंग है वो अपने आप को फ्यूरिनोज रिंग में कन्वर्ट कर लेता है और एक इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करता है, जिसमें उसकी जो ऑप्टिकल जो रोटेशन होती है वो -92 डिग्री सेल्सियस 92 डिग्री होगी। ये चीज आपको याद रखना है। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये किस तरीके से अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये अल्फा डी फ्रक्टोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज है, तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा जो ग्लूकोज है वो मोनोसेक्राइड्स है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।